कहाँ तक ठहरता है, क्योंकि बच्चे को पता है ना कहीं आएगा बच्चा। Hello everyone, good afternoon and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्टरी से पहले मैं आपको चंद बातें भी कहूंगा कि क्लास कैसे चलेगी, कब कब चलेगी, किस तरीके से ये रन करेगा। ये मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं। लिसन केयरफुली। क्लास 5 days वीक होगी। ये चीज मैं बोर्ड पे भी लिखते रहता हूं ताकि आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, ध्यान देंगे। अबाउट सुनील सर क्लासेस एट राउज मोबीशाला। इंस्टीट्यूट कोड ये है बेटा, राउज 1972। इसका इस्तेमाल आप करेंगे, इंस्टीट्यूट कोड के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी जो क्लासेस हैं उसके संदर्भ में बात करें। पहला पॉइंट, ये जीएस फाउंडेशन क्लास, एक जीएस फाउंडेशन क्लास है बेटा, जिसका मकसद ही है आईएएस, पीसीएस लाइक बीपीएससी स्पेशली फोकस्ड, जेपीएससी झारखंड एंड यूपीपीएससी, ठीक है, एंड स्पेशल फोकस यूजीसी। तो याद रखना है यूजीसी। यूजीसी के तहत क्या आएगा? नेट। खास करके किसका? हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, इन दो के लिए। प्लस ध्यान देंगे पीजीटी। पीजीटी क्या? वही चीज है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ठीक है, प्लस ज्योग्राफी के लिए टीजीटी, सोशल साइंस। तो याद रखिएगा ये सोशल साइंस, ये जो है हमारा जीएस फाउंडेशन, जिसमें कवर क्या किया जाएगा? आईएएस, पीसीएस, यूजीसी का नेट एग्जाम का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी, टीजीटी सोशल साइंस, ये कवर होगा। ये आपका फाउंडेशन है। इसका है जीएस फाउंडेशन क्लास, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग 1। अब जो क्लास 2 है, यह है आपका प्योरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। आप इसे पार्ट 1 कह लीजिए, पार्ट 1, आप इसे पार्ट 2 कह लीजिए। तो इसको 2 पार्ट में लेके चलेंगे, दोनों का प्रॉपर क्लास होगा, दोनों का क्लास होगा प्रॉपर, नो डाउट। तो ये पॉइंट समझ में आ गई बात। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर आते हैं।
अब अगला पॉइंट क्या बनता है, ध्यान दें, ये जीएस फाउंडेशन है, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होगा। सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस पोल साइंस प्लस इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें तीनों पार्ट आ जाएंगे, यानी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी आएंगे, प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आएगा ही, प्लस अब इसके बाद क्या आएगा, तो ध्यान देना है, इसके बाद आएगा आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद क्या आएगा, जीके जनरल नॉलेज, स्टैटिक जिसे कहते हैं, यानी स्टैटिक जिसे कहते हैं वो आएगा, प्लस क्या आएगा, एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंटल स्टडी, ये होगा पर्यावरण अध्ययन। तो आपने देखा हम इसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीक जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स, आमशाही घटना, जीके जो स्टैटिक होता है वो, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं जीएस फाउंडेशन के। ठीक है, तो ये तो आपने देखा जीएस फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। अब इससे और आगे बात करें हम, अब जो है ये तो कोर्स 1 हो गया, अब है कोर्स 2। अब कोर्स 2 में हम क्या क्या लेके आ रहे हैं, कोर्स 2 में हम लेके आए हैं, एक सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, कम स्टैटिक जीके, तो इसमें 2 हैं, एक करंट अफेयर्स है प्लस स्टैटिक जीके है, यानी शाम शाही की, ठीक है, और स्टैटिक जीके, ये चीजें हैं। ठीक है, अब इसके लिए संदर्भ को बात करें तो ये 2 कोर्सेस हैं, ये ध्यान में रखना है। तो फिलहाल हम 2 कोर्स पे हैं, पहला एक करंट अफेयर्स का कोर्स, दूसरा ये सामने। अब कुल मिलाकर के जो बात हुई, अब हम इसे देखें कैसे काम करेंगे। तो काम कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, जैसे जीएस फाउंडेशन है, ये 5 डेज वीक होगा, 5 दिन क्लास चलेगी, 5 डेज वीक। करंट अफेयर्स है, ये भी 5 डेज वीक चलेगी, 5 डेज वीक, नो डाउट 5 डेज वीक चलेगी। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 5 डेज वीक चलेगी तो कैसे चलेगी, जैसे 2 डेज हिस्ट्री, तो हमने क्या किया, 2 डेज पॉलिटी ले लिया। हम 2 सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चले, एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे। पॉइंट क्लियर। अब आइए, तो 2 डेज हिस्ट्री, 2 डेज पॉलिटी, उसी तरीके से यहां जो करंट अफेयर्स है उसका 5 डेज कैसे है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें 5 डेज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, ये भी जहां जरूरत होगी एज इट इज चलेगा। तो ये दोनों चलेंगे, दोनों अलग अलग हैं, दोनों चलेंगे, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। अब 2 डेज यहां 2 डेज वो डाले, तो फिर हमने साइंस को कहां रखना है, तो हमने कहा ना 5 डेज है तो 1 डेज साइंस हो जाएगा। तो याद रखिएगा जीएस फाउंडेशन में 1 डे, ठीक है, ये पूरा का पूरा साइंस होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, तो इस तरह से ये दोनों चलेगा,
ठीक है। अब आवर क्या होगा, तो अब देखें, अब आता है क्लास ड्यूरेशन। तो क्लास ड्यूरेशन क्या होगा, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, तो ध्यान देंगे। जो जीएस फाउंडेशन है उसकी टाइमिंग 1.5 आवर्स होगी, 5 डेज वीक, तो 1.5 आवर्स की क्लास होगी। अब आ जाए दूसरा, जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास क्या होगी, 45 आवर्स, ठीक है, ये होगी 5 डेज वीक डेली। अब है आपका जीके। जीके की जरूरत क्या है, तो जीके की जरूरत कुछ भी नहीं ज्यादा है, ये 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद एक होता है वार्म अप या फिर वीडियो ऑन डिमांड या स्पेशल टॉपिक। स्पेशल टॉपिक कुछ भी लिया जा सकता है, इवन हम वार्म अप करें, वीडियो ऑन डिमांड हो, स्पेशल टॉपिक हो या बर्निंग इश्यू हो। अब बर्निंग इश्यू कोई भी हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, इन पे भी हम 20 मिनट्स, ठीक है, के भी हमें वीडियो लाएंगे। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के ध्यान देना है, जीएस फाउंडेशन 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, करंट अफेयर्स की 45 मिनट की क्लास चलेगी यानी, और जीके की 15 से 20 मिनट की एक क्लास होगी, और वार्म अप या कोई भी जो करंट इश्यू होगा वो 20 मिनट की एक क्लास होगी। कुल मिलाकर के फिलहाल अगर देखा जाए तो 1.5 घंटा और ये 1.5 घंटा, 1.5 3 घंटा, यानी टोटल आप क्या देख रहे हैं, 3 आवर्स का देख रहे हैं। 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी। अब कोर्स बेसिकली क्या है, 2 कोर्स हैं। तो आपने देखा कोर्सेस कितने हैं, 2। ये 2 कोर्स में एक कौन सा है, जीएस फाउंडेशन, और दूसरे कोर्स का नाम क्या है, करंट अफेयर्स एंड जीके। ये 2 अलग कोर्स हैं, दोनों की फीस अलग है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, दोनों की फीस अलग है। करंट अफेयर्स की जो फीस है वो 365 रुपीस जस्ट फॉर 6 मंथ कोर्स, लेकिन वैलिडिटी हम दे रहे हैं 1 ईयर की, नो डाउट हम वैलिडिटी 1 ईयर। और जीएस फाउंडेशन का जो कोर्स है इसकी फीस हम अभी डिस्काउंट पे दे रहे हैं 2499 की, 2499 की डिस्काउंट पे दे रहे हैं। और वैलिडिटी क्या है इसकी, क्लास कितनी होगी, 6 मंथ कोर्स, वैलिडिटी 1 ईयर की है। तो ये है, मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी जीएस फाउंडेशन में एडमिशन लिए हैं और आगे लेंगे, मेरी स्पेशल गुजारिश है कि वो करंट अफेयर्स की भी क्लास ज्वाइन कर लें, एडमिशन ले लें। फिर क्या होगा, एक कॉम्पैक्ट सिचुएशन होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, दोनों साथ साथ चलेंगे और कुल मिला के 3 घंटे का एक अच्छा शेड्यूल आपका डेवलप हो जाएगा। 5 डेज वीक का शेड्यूल डेवलप होगा। इसमें हम हर दिन के इंपॉर्टेंस बताएंगे, करंट अफेयर्स के जीके सेक्शन में इंपॉर्टेंस ऑफ डेट, जो भी बर्निंग इश्यू होगा या जो आपका वीडियो ऑन डिमांड आप कहेंगे, वीडियो ऑन डिमांड पे डालेंगे, वो उस पे हम वीडियो आपके सामने में ले आएंगे विद इन द 3 डेज। जब भी आपका डिमांड आएगा उसके 3 दिन के भीतर, यानी उसी वीक में उस पर वीडियो आ जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब, क्लास लाइव चलेगी। अगर किसी दिन लाइव का मौका नहीं मिलता है तो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। होता है कभी कभी पावर कट हो जाता है, कभी टेक्निकल डाउनफॉल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम रिकॉर्ड करके ऐप पे डालेंगे। याद रहे,
आपके क्लास की पूरी स्ट्रीमिंग आपको सूचित मिलेगी। एक वीक के अंदर यानी कमिंग वीक, यानी हम 10 जून तक आपको पूरे जून का शेड्यूल दे देंगे और अगले पूरे कोर्स का वीक का पूरा टाइम टेबल शेड्यूल आपको मिल जाएगा और ये नोटिस आप तक पहुंच जाएगा और उसके बाद आपको बार बार समय पूछने की जरूरत नहीं महसूस होगी। बस टू द पॉइंट, आपको मालूम है ये टाइम है, ओपन करिए, लाइव क्लास देखिए। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज आपके पास चला जाता है। हाँ, एक और खास बात है, हमारे जितने भी एडमिटेड बच्चे हैं और जो इन फ्यूचर एडमिशन ले रहे हैं, वो सभी आप हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर लें, क्योंकि हमारी टीम आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी। जो हमारा मोबीशाला पे ऐप है उस पे सारे प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वीडियो चलाने में कभी दिक्कत आ रही हो, कभी स्ट्रीमिंग नहीं हुई है, कोई भी क्लास की सूचना, वो सब देंगे। लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड टॉक्स, सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपके डाउट्स होंगे, मैं तो कोई डाउट्स रखता नहीं हूं जीएस में, क्लास में ही सब क्लियर होता है, फिर भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो आप हमसे ही तो बात करेंगे, मैं ही तो आपको समझाऊंगा। इसलिए डायरेक्ट अप्रोच जरूरी, और हमें पता हो हमारे बच्चे कौन कौन है, एडमिटेड हैं, क्या कर रहे हैं, और उनका हालचाल समय समय पर जानना कि पढ़ाई कैसी चल रही है और कितनी तरक्की हुई है पढ़ाई में, कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, इन सब को ख्याल में लेकर के आप जो है जुड़ेंगे। उसके लिए मैं अपना फोन नंबर आपको दे रहा हूं। सुनील सर, जो हमारा फोन नंबर है वो है 9818154537, 9818154537। और बेटा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 9818154537 और मेरा बेटा नाम क्या है, सुनील सर। एक पॉइंट, दूसरी चीज है, आप गूगल पे जाएं और गूगल को कहिए, हे गूगल, यानी गूगल से आपको क्या कहना है बेटा, ये जीएस का खिलाड़ी, जीएस का खिलाड़ी, आपको गूगल पे जाके ये कहना है जीएस का खिलाड़ी, और याद रखेंगे ये जीएस का खिलाड़ी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, यानी हमारा सारा सोशल साइट का एड्रेस सब आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है, गौर फरमाएंगे, हम आप सब के लिए एक व्हाट्सएप भी है और एक टेलीग्राम भी हम बनाएंगे, जिसमें हमारे सारे ओनली एडमिटेड बच्चे होंगे, क्योंकि हमें आपको मटेरियल भी भेजना है, पीडीएफ भी भेजना है, ये सब आपको मिलेगा। इसीलिए अब आइए, यूट्यूब, यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, वही सुनील सर जीएस का खिलाड़ी, सुनील सर जीएस का खिलाड़ी, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब आप एक फेसबुक पे जाइएगा, ठीक है। फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है और उस ग्रुप को ज्वाइन करके हर दिन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। उसका नाम है रामेंद्र दी आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है जिससे आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप जुड़ेंगे, सब चीजें हम आपको भेजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये बात आप समझ गए, अब हम बात को आगे बढ़ाएं। रिमेंबर एवरीवन,
तो इस नंबर को आप सेव कर ले, हमसे कांटेक्ट करें, जितने एडमिटेड बच्चे हैं हमारे नॉलेज में हो, ताकि हम बच्चों को केयर कर सके प्रॉपर। ठीक है, आप जो है गूगल पे जाके जीएस का खिलाड़ी से हमारे सारे सोशल साइट पर आप पहुंच सकते हैं। यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहिएगा हमेशा, और फेसबुक ग्रुप हमारा ये है रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बात तो हमने आपको समझा दी। अब रही बात कि पीडीएफ कैसे जाएगा। तो पीडीएफ का एक नोट सेक्शन आएगा हमारे ऐप पे, और उस पे हम लोग अपलोड करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो क्लास होगी वो कैसी होगी? क्लास होगी बाइलिंगुअल, यानी बेटा द्विभाषीय। तो क्या है क्लास? द्विभाषीय। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी ठीक है, एवं इंग्लिश, दोनों भाषा में क्लास होगी। लेकिन यहां वेटेज जो है 70% हिंदी का होगा और 30% वेटेज इंग्लिश का होगा। ये ध्यान में रखेंगे। अब अगले पॉइंट पर आ जाए। ये तो क्लास का हो गया कि क्लास का लैंग्वेज क्या होगा। अब हम बात करें तो अभी जैसे 3 घंटे की क्लास होगी, 5 डेज वीक होगी, लेकिन ये 5 डेज वीक की जो क्लास है अभी आपको हम दे रहे हैं 4 डेज, ठीक है, अक्रॉस जून। जून में आपका ये होगा 4 डेज, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है, तो सिलेबस को बहुत ज्यादा जल्दी नहीं खींच देना है। आराम से बच्चे एडमिशन ले लेंगे, छूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्लो हूं, मैं खुद ही बहुत फास्ट हूं। तो 4 डेज अभी हम आपको जून में देंगे, और 5 डेज क्लास जो है वो हो जाएगा आपका सिंस जुलाई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बाद टेस्ट जुड़ जाएगा ना, टेस्ट, जिसको हम कहेंगे करत अभ्यास। तो बेटा करत अभ्यास हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस। तो टेस्ट प्रैक्टिस भी साथ में होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू होगा, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे बेटा आज के इंट्रोडक्टरी के ख्याल से। तो आइए, अब अगला है हमारा जो पेमेंट है। ये जो पेमेंट सिस्टम है, जो फीस है, ध्यान देंगे, सिंगल मोड भी है और बेटा डबल मोड भी है। डबल मोड में क्या होगा? एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। हाँ, अब ये तो हम समझ गए। आपका कोई कंप्लेन है, इफ एनी कंप्लेन, तो उस कंप्लेन को आप पर्टिकुलर फोन नंबर पे मैसेज करिएगा और कॉल, क्योंकि अगर कॉल नहीं लग रहा है तो मैसेज, तो वो नंबर हम आपको अगली क्लास में देंगे। और इफ एनी कंप्लेन एंड सजेशन सब्जेक्ट रिलेटेड
देन डायरेक्ट मैसेज में तो बेटा हमारे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए हमें, और मैसेज नंबर हमने दिया ही है, सुनील सर 9818154537। डायरेक्ट मैसेज करिए, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है ना सोचने की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो मैं बात करने जा रहा हूं, अब टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन में आ जाइए। हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। अब सिलेबस की बात करें, जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आएगा अभी अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना। क्या तो ये सारा का सारा जो है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमी, पांचवा ठीक है साइंस एंड टेक, इसमें दोनों मतलब सारे आ गए, छठा जीके, सातवां करंट अफेयर्स, ये आ गए, आठवां ईवीएम इन्वायरमेंटल स्टडी, तो आप ये आगे, नौवां बर्निंग इशू, दसवां बर्निंग इशू के बाद वार्म अप, उसके बाद 11वां होगा आपका जिसको हम कहेंगे टेस्ट, यानी करत अभ्यास, जरमत होत सुजान। तो ये हमारा अभ्यास सीरीज होगा, क्वेश्चंस लाएंगे। तो ये आपका जो है ये हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा एडवांस तरीके से सब कुछ। अब जो बात है कि इसका टारगेटेड क्या है, ये सब चीज तो बता दिया था। नेक्स्ट में आ जाते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी। कल हम पॉलिटिकल साइंस की इंट्रोडक्टरी रखेंगे, ठीक, फ्राइडे। और सैटरडे में सोशल साइंस नहीं, साइंस की इंट्रोडक्टरी रखूंगा। सैटरडे को साइंस की इंट्रोडक्टरी में रखना चाहता हूं। और सैटरडे साइंस की इंट्रोडक्टरी में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी एक उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या साइंस एंड टेक कुछ भी एक उठा लेंगे, बेसिक उठाएंगे, तो याद रखिएगा। चलिए, अब ये तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट पे आइए। अब हमारा है इन दिस वीक, ध्यान देंगे, ये जो इस वीक में है, इन दिस वीक का मतलब मेरा क्या तात्पर्य है, अभी बेटा, यानी जून, ठीक है, 2022। अब आज जो है, जैसे देखते हैं हम लोग, 2 जून है, और 2 जून को हमारा हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी चलेगा, और ये 3rd भी चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है ये फिनिश्ड नहीं होगा, ठीक है। 3rd भी चलेगा, हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी। जो 4th जून है,
4 जून है, ये हम लेकर आ जाएंगे पॉलिटी, इंट्रोडक्टरी। ठीक है, अब आइए 5 जून तो संडे है, 6 जून, 6 जून को हम लेकर आएंगे बेटा आपके लिए बायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी। 7th को लेकर आएंगे फिजिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी। ठीक है, 6th 7th हो गया। ठीक है, 8th नहीं, हम 9th को लेकर आएंगे। 9th को लेकर आएंगे आपके पास इकोनॉमी, इंट्रोडक्टरी। और उसके बाद 10th को लेकर आएंगे ज्योग्राफी, इंट्रोडक्टरी। और करंट तो रोज चलेगा ही, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? तो हर दिन के लिए आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हमने तैयार कर दिए हैं। ये जो वीक है अगले 10 तक, और उसके बाद जो सीक्वेंस हो गया 12-13 तारीख से, वह आपका सारा शेड्यूल चला जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है शेड्यूल, क्लास शेड्यूल। जो क्लास शेड्यूल है ना, वो जनरली क्या होगा, हमने पहले बताया, करंट अफेयर्स की जो होगी 11:15 से 12 AM, ये क्लास हमारी होगी हमेशा करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो क्लास होती है हमारी जीएस फाउंडेशन। ठीक है, तो जीएस फाउंडेशन जो होगी हमारी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, 12:15 से लेकर, ठीक है, हम इसे लेकर चलेंगे 1:45 PM। और ये हमारा होगा जीएस फाउंडेशन की क्लास होगी, कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे। तीसरी जो क्लास होगी वह हम करेंगे 2 से लेकर के, ठीक है, 2:20 PM। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वार्म अप, या यूं कह लीजिए ये जीके होगा। और जो चौथी क्लास होगी वह होगी 2:30 से 2:50। 2:50 PM। ये जो हमने टाइम रखा है, ये टाइमिंग जो हमारी होगी, ये होगी हमारी क्या, तो बर्निंग इश्यू। बर्निंग इश्यू होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। याद रखेंगे 2000 मतलब 10th of June till 10th of जून जो है तक हम ऑल क्लास विल बी ऑन YouTube 2। तो YouTube पे भी होगी। क्यों? प्रोमो है, थोड़ा सा प्रोमो वीडियो है इसीलिए। उसके बाद YouTube पे क्लास बंद हो जाएगी। जो पेड क्लास है सिर्फ आप ऐप पर देख पाएंगे, YouTube पर क्लास फ्री में नहीं होगी प्रोमो के बाद। ठीक है, तो ये 7-8 दिन का प्रोमो है। चलिए अब हम बात करें तो टू दी पॉइंट। अब जो नेक्स्ट हमारा आया वो आ गया आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की तारीख। तो जैसे आज की तारीख है 2 जून 2022।
ये एक पॉइंट निकल के आया, ठीक है। और हम हर दिन क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। क्योंकि अभी आप करंट अफेयर्स में नहीं आए हैं तो आपको वार्म अप नहीं मिलेगा, लेकिन आपका वार्म अप क्या है, यानी आज का वार्म अप क्या है, तो याद रखिएगा। 2 जून 2014 तेलंगाना बिकम, और बिकम क्या, फॉर्म्ड 29th state of India, separated from Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है, देखिए जैसे ये आज का वार्म अप है, इसको समझिए। ये हमारे करंट अफेयर्स जीके की क्लास में हर रोज चलेगी 5 डेज वीक। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वार्म अप है, आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा जो वार्म अप देते हैं वो ये है कि आज 2 जून है। 2 जून 2014 को विधिवत रूप से संवैधानिक तौर पर तेलंगाना एक राज्य बना जो आंध्र प्रदेश से निकलकर बना। अतः आज जो है तेलंगाना का स्टेटहुड डे है। तो बेटा आज क्या है बेटा, टुडे इज स्टेटहुड डे, जिसे आप फाउंडेशन डे, तो स्टेटहुड डे ऑफ तेलंगाना। तो बेटा मैंने ये कहा कि आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। जब किसी राज्य का स्थापना दिवस होता है तो उसे स्टेटहुड डे कहते हैं। लेकिन अगर वो शब्द नहीं है तो आप फाउंडेशन डे कह सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट डे कह सकते हैं, पर एक्चुअल वर्ड क्या है, स्टेटहुड डे। एक पॉइंट ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमें ये भी कह रहे हैं सर स्पोकन इंग्लिश ग्रामर की भी आप क्लास शुरू करिए। मैं इस पे विचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसके लिए 1-1.5 महीने का वक्त चाहिए। सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा तो मैं 45 मिनट्स की एक क्लास लेकर आऊंगा जो आपका स्पोकन इंग्लिश का होगा विद हाईली ग्रामर से रिलेट करेगा। खैर चलिए, ये तो आपने देख लिया तेलंगाना का। अब थोड़ी सी जानकारी लीजिए। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, बिल्कुल सही है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, बिल्कुल सही है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र से बना है, यह भी सही है। यह राज्य बनते ही लैंड लॉक्ड स्टेट भी बन गया, यानी भूमिबद्ध राज्य, अर्थात ऐसा राज्य जिसकी सीमा समंदर को नहीं छूती हो। बिल्कुल, तेलंगाना की सीमा समंदर को नहीं छूती। अब सवाल है, ये लैंड लॉक्ड अगर बना है तो इसके चारों तरफ कितने राज्य हैं? तो तेलंगाना के चारों तरफ 4 राज्य की बॉर्डर है, सीमा लगती है। कहेंगे वो 4 राज्य कौन से हैं? तो समझिए, अगर हम इसे देखें पूरब में, तो पूरब में आता है आंध्र प्रदेश। दक्षिण में देखें तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट में देखें तो कर्नाटका, नॉर्थ वेस्ट में देखें तो महाराष्ट्र। नहीं तो देखा जाए तो एक आंध्र प्रदेश है, एक कर्नाटक है 2, महाराष्ट्र है 3, नहीं और क्या है एक छत्तीसगढ़। तो तेलंगाना की सीमा जो बनती है वह कितने स्टेट से? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तेलंगाना हम ये मान लेते हैं कि यह तेलंगाना
राज्य है, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य है, तो इसकी सीमा किस तरफ क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना है, इधर क्या है, इधर है बेटा आंध्र प्रदेश, यहां क्या है कर्नाटक, इधर क्या है महाराष्ट्र, यहां क्या है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस तरह से देखें तो ये आंध्र प्रदेश की सीमा आती है, ये कर्नाटक की सीमा है, ये महाराष्ट्र की है और ये छत्तीसगढ़ की है। ध्यान देंगे, ओडिशा नहीं है इसके बॉर्डर पे, ओडिशा टच नहीं करता, ध्यान रखें। तो ये 4 राज्य इसके चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि फिर आंध्र प्रदेश का क्या हुआ। तो वीना के रूप में जो आंध्र प्रदेश जो बचा हुआ है, ठीक है, उसकी सीमा किससे लगती है तो बाद में देखेंगे। हमारा तो फोकस था आज का कि तेलंगाना का, तो ये ध्यान में रखना। ये बात समझ में आ गई बात। अब आ गई तेलंगाना जो एक स्टेट बना तो इसकी राजधानी बनी हैदराबाद, इसका हाई कोर्ट हैदराबाद हाई कोर्ट हो गया। तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट क्या होगा और कैपिटल, तो उसके कैपिटल डेवलप किए जा रहे हैं। कैपिटल का नाम अमरावती, उसका हाई कोर्ट अमरावती में। बहुत खूब। अब अगला पॉइंट, कौन सा राज्य अब बड़ा है। आंध्र प्रदेश एरिया वाइज बड़ा है और तेलंगाना छोटा है। अब है पॉपुलेशन, आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन ज्यादा है, तेलंगाना का कम है। आंध्र प्रदेश अब कोस्टल है, तेलंगाना लैंडलॉक्ड है। तेलंगाना एक मिनरल रिच स्टेट हो गया। मिनरल रिच का मतलब यह हुआ कि तेलंगाना अब खनिज संपदाओं से भरा एक देश हो गया, जबकि आंध्र प्रदेश में भी खनिज संपदा है पर उतनी नहीं। पॉइंट क्लियर। ये एकदम डेक्कन वाले एरिया में हो गया। और तेलंगाना कहीं ना कहीं वृष्टि छाया प्रदेश भी हुआ, रेन शेडो एरिया, जहां वर्षा कम होती है। तो ये सब सारे फर्क पड़ने दीजिए, अंडरस्टैंडिंग में बात को जरूर रखिए। तो ये वार्म अप आज का हो गया। अब आज के वार्म अप के बाद अब सीधा हम क्या करेंगे, तो अब हमारा अगला लक्ष्य क्या है, ध्यान देंगे। आज तो शुरुआत करते हैं। 2 जून 2022 ये हुआ आपका। क्लास कौन सी है तो याद रखिएगा, जीएस फाउंडेशन। हम लोग जीएसएफ को यूज करेंगे तो याद रहेगा। क्लास अब इसमें हमारा क्या है, तो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री पर आ गए। अब हिस्ट्री में हम क्या करने जा रहे हैं, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे, तो देखिए एक बहुत कॉमन बात होती है। पहली बात, सिंपल क्वेश्चन आएगा, हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत कॉमन सवाल होता है कि इतिहास का पिता, इतिहास का जनक किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा हेरोडोटस, ग्रीक हिस्टोरियन। कब, 5th सेंचुरी बीसी। तो लगभग 5 सदी बीसी ईसा पूर्व में हम देखते हैं यूनान का एक इतिहासकार है
जिसका नाम है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का जनक, इतिहास का पिता, ये कहा गया है। पॉइंट क्लियर? तो ये बात कही गई है। तो ये एक क्वेश्चन तो कॉमन है जो कहते हैं सर हिस्ट्री का पिता बता दीजिए, ये जनरली है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आइए। अब एक सवाल होता है, दूसरा पॉइंट, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का बेटा मतलब क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इतिहास। इति मतलब होता है बीता हुआ, और बेटा हास का मतलब होता है कहानी। आप क्या समझे? बीतती हुई कहानी, यानी क्या हुआ बेटा? पास्ट स्टोरी, यानी बीती हुई कहानी। एक पॉइंट क्लियर? तो यहां देखिएगा। अब तीसरा पॉइंट, हिस्ट्री कंसीडर, क्या? मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी विषयों की जननी कहा गया है। तो बेटा हिस्ट्री को क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की जननी। ये इतिहास को कहा गया है। बिल्कुल, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी में से ज्योग्राफी निकलता है। हालांकि वो बेसिक कंटेंट है, फिर भी समझ में आता है कि इस एरिया का ये, क्योंकि हिस्ट्री में तो हर चीज होती है। इसी से राजनीति निकलती है, अर्थव्यवस्था निकलती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाती है, आर्ट एंड कल्चर आ जाती है, चीजें बहुत आती हैं। तो हिस्ट्री जो है सब कुछ है, तो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। एक पॉइंट क्लियर? अब आए पेज नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर नेक्स्ट का क्या संदर्भ आएगा, तो ध्यान देंगे पेज नंबर नेक्स्ट पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री होता है। यानी इतिहास का वर्गीकरण। यानी इतिहास का वर्गीकरण का क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ, ये विश्व इतिहास, यानी बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा भारत का इतिहास, तो क्या कहेंगे बेटा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और क्या है कहेंगे बेटा? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल, फिर क्या कहेंगे? सामयिक, सामयिक इतिहास। देखिए इतने सारे नाम निकल के आ गए। तो जब प्राचीन भारत कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एंशिएंट इंडिया या इंडियन हिस्ट्री। फिर हम मध्यकालीन जब कह रहे हैं तो मध्यकालीन को क्या कहेंगे? मिडाइवल
इंडियन हिस्ट्री, फिर मॉडर्न आ गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर आ जाता है आपका बेटा सामसायिक इतिहास। क्या मतलब है? कॉन्टेम्पररी, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। अब ये तमाम चीजें जो है, जो प्राचीन, मध्य, आधुनिक, सामसायिक है ना, ये आपके वर्ल्ड में आएंगे, सेम इन वर्ल्ड, सेम इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बेटा ये विश्व इतिहास में भी ऐसे ही होगा। हम इसे भारत के संदर्भ में ले लें या कहें प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, सामसायिक विश्व का इतिहास, ये आपका हो जाएगा। तो देखा आपने, ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है, ठीक है, कैटेगराइजेशन किया हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब है कब तक को इतिहास कहते हैं और काल विभाजन, यानी टाइम, डिवीजन ऑफ टाइम ऑफ हिस्ट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। और नामकरण, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर, आइए इसको हम आगे बढ़ाएं बेटा। अब आइए नेमिंग एंड टाइम डिवीजन, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? नामकरण एवं काल विभाजन। ये कैसे होता है हिस्ट्री में? तो याद रखिएगा, ये कैसे होगा। नाम ध्यान देंगे, इंडियन हिस्ट्री जो है बेटा, भारतीय इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास, इसके संदर्भ में देखें तो हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में काल विभाजन कैसे करते हैं। तो किसी ने कहा कि जो प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, इसी को किसी ने कहा हिंदू काल। कई लोगों ने यह कहा, जबकि यह गलत है, प्राचीन भारत ही चलता है। दूसरा, ठीक है, मध्यकालीन भारत, भारत, इसको किसने कहा? इसको कहा इस्लाम काल। इस्लाम काल यानी मुस्लिम काल। यह भी बात कहना गलत है। और तीसरे कुछ लोगों ने आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसको कुछ लोगों ने कहा ईसाई काल। यानी बेटा क्रिश्चियन। CH क्रिश्चियन एरा। यह भी कहना गलत है। क्या मतलब? तो देखिए, पहले जो प्राचीन भारत है, इसकी टाइमिंग क्या है यह भी बताएंगे। क्योंकि प्राचीन भारत में कहते हैं कि हिंदू लोग ही राजा थे, तो ये हिंदू काल है। नहीं, ऐसा थोड़ा कि हिंदू ही राजा थे। बहुत सारे सनातनी हिंदू राजा थे जो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। हर्षवर्धन महायानी बौद्ध बन चुका था। और अशोका द ग्रेट महायानी बौद्ध बन चुका था।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था और गद्दी छोड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर जैन शाखा को अपना लिया था। जो नंद वंश थे वो नाई जाति के माने गए हैं। जो गुप्त शासक थे वैश्य समुदाय माने जा रहे हैं। जो अन्य वर्गों में भी आते हैं, दलित चेतना का उत्थान, उन्हें देखें। अब साउथ वेस्ट चाइना से आने वाले यूची तोखारी कोई और जाति के थे, लेकिन यहां के अधम क्षत्रिय धर्म में अपने आप को अपना लिया। कदम्ब वंश का मयूर शर्मन ब्राह्मण था। कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर ब्राह्मण था। कालाशोक ब्राह्मण है। शिशुनाग ब्राह्मण है। कण्व ब्राह्मण है। पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण माना गया है। तो अगर हम देखें शातवाहन को ब्राह्मण माना जाता है, तो भारतीय संदर्भ में प्राचीन काल के इतिहास में हम देखें तो सिर्फ हिंदू सनातनी ही नहीं थे, सिर्फ क्षत्रिय तो नहीं थे, अलग अलग जाति थी। लेकिन हम कहते कि हिंदू है, ठीक है, मानते हैं हिंदू है। आज के संदर्भ में हम कहते हैं कि ये सब बौद्ध धर्म एक अलग धर्म हो गया है, और उस जमाने में यही सब था। लेकिन कुल मिलाकर के इस तरह से उसे कैरेक्टराइज करना, डिफाइन नहीं कर पाएगा, इसको हटा दिया गया। मध्यकाल में कहते हैं मुसलमान भारत पे आ गए, शासन करने लगे। गौरी ने शासन किया और उसके बाद तो दिल्ली सल्तनत और मुगल आ गए। 1000 साल उनका इतिहास रहा। लेकिन ऐसा सच नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने ही एज ए रूलर के तौर पे शासन किया, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली की सल्तनत पर तो वो बैठा है, लेकिन उसके जितने भी गवर्नर्स हैं मुसलमान भले हैं, लेकिन देशी रियासतों की कमी नहीं रही भारत में। जमींदारों का, सामंतों का, छोटे मोटे राजाओं का, बड़े राजाओं का, ये कंटिन्यू चलते रहे। आजादी के समय तक तो 603 रियासतें थीं, जिनमें से तो लगभग 400 रियासतें हिंदू की थी, फिर मुसलमानों की भी थी, सबकी। तो कैसे कहते? रही बात, जब दिल्ली सल्तनत है तो दक्षिण भारत में हम चोल देख रहे हैं, पांड देख रहे हैं, होयसलास देख रहे हैं, विजयनगर में हम यादव वंश देख रहे हैं, वारंगल में काकतीय वंश हिंदू देख रहे हैं। इसके अलावा हम देवगिरी के यादव को देख रहे हैं, गुजरात के राजा को देख रहे हैं। पूरा राजपूताना में तो कभी मुसलमान टिक ही नहीं पाए, चाहे वो जालौर हो कनेर देव का, जोधपुर हो मारवाड़ राठौरों का, जयपुर हो कछवाहों का, चित्तौड़ हो सिसोदिया का, कहां ये टिके। चालुक्य वंश मौजूद था, वेस्टर्न चालुक्य मौजूद था, सोलंकी शासक थे, परमार थे, गुर्जर थे, प्रतिहार थे, चंदेलाज थे, इन सबका शासन था। दक्षिण में पल्लव हैं, पांड्य हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ मुसलमानों का शासन दिल्ली सल्तनत और उसके आसपास के शहरी क्षेत्र तक था, बाकी तो यही है। तो इसे मुसलमानों का दौर कहना भी गलत है। इसलिए आपने देखा हिंदू काल कहना गलत है, इसे मुस्लिम काल कहना गलत है। अब रहे आधुनिक ईसाई काल। अब हम मान के चलते कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अब पॉलिटिकल इंटरफेयर करना शुरू किया और बक्सर के युद्ध से किंग बन गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। और जो इन्फ्लुएंस डेवलप किया, अब ये कंपनी खुद एक रूलर बन गई 1858 के 1 नवंबर के कानून से, इंडिया रूलिंग एक्ट से। तो हम कह सकते हैं ये ईसाइयों का हो गया, ऐसा तो नहीं था। देश की आजादी के वक्त 603 रियासतें थीं, जिनमें से 565 रियासतें तो भारत में मिली। बाकी रियासतें जो 38 बच गई वो कहां चली गई? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो रियासतें तो कायम थी, उसमें 80% तो हिंदुए थे और फिर मुस्लिम भी थी रियासतें। तो कुल मिला के आप उसे ईसाइयों का काल
कहीं कोई 100% वर्चस्व नहीं स्थापित करता, इसीलिए हम इसे नकार दिया। और इस तरह से ये जो काल विभाजन है धर्म के आधार पर, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, ये गलत है। पर ये जो है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सही है। तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल को ये रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, ये टाइम पीरियड के आधार पे। और हर टाइम पीरियड का एक फीचर है, लक्षण है, वो लक्षण ही हमें समझना है, ठीक है ना, लक्षण समझना है। तो ये देखा आपने। अब जो है काल विभाजन और टाइमिंग है, ये तो देख लिया नाम कैसे हुआ। अब आइए, अब एक नाम होता है सामसायिक। ये एक नाम क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन सामसायिक को हम काल विभाजन के साथ बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, मैं मान के चलता हूं। तो आइए अब हम काल विभाजन के संदर्भ में बात करें। ऐसे इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, टाइम। तो इंडियन हिस्ट्री टाइम के संदर्भ में जो बात होती है बेटा, जो पढ़ते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले नंबर पे रखते हैं क्या, प्राचीन भारत। अब ये प्राचीन भारत का मतलब तो मान गए आप, क्या कहलाएगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंशिएंट, ठीक है। और इंडिया यहां लिख देंगे। तो ये जो प्राचीन भारत है, इसका संदर्भ क्या होगा, हम कहेंगे आरंभ से लेकर 647 एडी तक, यानी बेटा जब से मनुष्य की गतिविधियों का हम अध्ययन करने लगे हैं, उस समय से लेकर 647 एडी तक के समय को हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, आरंभ से लेकर 647 एडी तक। तो 647 एडी जो है ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, ठीक है, इसके सिंबलाइजेशन पर ध्यान देंगे। इसका सिंबलाइजेशन क्या है, एज डेथ ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो बेटा हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई 647 एडी में, जो कन्नौज का प्रतापी राजा था, उस संदर्भ में कहते हैं टिल देन। अब एडी क्या है, बीसी क्या है, प्रेजेंट बिफोर क्या है, कॉमन एरा क्या है, बिफोर कॉमन एरा है, यह हम बताएंगे आगे। आज इंट्रोडक्टरी में तो यही सब चलेगा ना, थोड़ा सा हम आपको हिस्ट्री से परिचय करवा दें। अब बेटा दूसरे पॉइंट पर आ जाए, हम क्या कह रहे हैं, मध्यकालीन। अब क्या हो गया, मध्यकालीन भारत, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड, यानी बेटा मिडाइवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब हुआ क्या, 647 एडी से, ठीक है, लेकर कहां तक, एडी से लेकर 1707 एडी तक। अब ये क्या सर, इसका मतलब ये हुआ एज डेथ ऑफ मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट on 3rd March 1707।
तो बेटा मध्यकालीन इतिहास हर्षवर्धन की मौत से आरंभ हो जाती है और यह कहां तक चलती है? औरंगजेब के मृत्यु तक। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो यहां तक के इतिहास को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। जो तीसरा है वो क्या है? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम इतिहास क्यों बार बार लिखे? आधुनिक भारत सीधा लिखे। तो आधुनिक भारत का मतलब क्या हो गया बेटा? मॉडर्न इंडिया। अभी जो मॉडर्न इंडिया है इसको क्या हम दिखाएंगे? तो अब इसको कब उठाएंगे? तो हमको कहेंगे सिंस क्या हो जाएगा? 1707 एडी टिल 27 मई 1964 एडी as death of पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका डेथ हो गया था 1964 में। तो इस पीरियड के इतिहास को हमने क्या कहा बेटा? इस पीरियड के इतिहास को हमने कहा आधुनिक भारत। अब एक और चीजें आएंगी, उसे भी आपको समझना है। अब हम बात करें ये चौथा जो है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं साम्प्रदायिक। साम्प्रदायिक भारत का इतिहास, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में कॉन्टेम्पोररी इंडिया। ठीक है, कॉन्टेम्पोररी इंडिया। इसमें क्या आ जाएगा? सिंस। और सिंस में 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। 1945 को भी दिखाएगा, ये नहीं तो बेटा 1947 दिखाएगा, और ये नहीं तो बेटा 1950 दिखाएगा। यहां से लेकर कब तक? टिल 1991। मतलब क्या हुआ बेटा? अब इसको हम 3 तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्यों? उसके 3 तरीके कौन कौन से होंगे तो समझिए। वो 3 तरीके क्या है? 45 कहते हैं तो हम कहते हैं सेटअप ऑफ यूएनओ, या हम कहते हैं एंडिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम बेटा ये मान के चलते हैं इसके लिए। और अगर 1947 लेते हैं तो इसका मतलब है इंडिया गॉट फ्रीडम। इंडिया गॉट फ्रीडम कहेंगे इससे। और अगर बेटा हम अगर 50 का लेते हैं तो 50 का मतलब हाफ सेंचुरी है, इसीलिए कि 1950 है, हाफ है। और यहां इसका मतलब है टिल 1921 मींस गल्फ वॉर। गल्फ वॉर मतलब बेटा खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध जो इराक और अमेरिका बहुराष्ट्रीय सेना वाली बात है। तो ये सिस्टम होता है। आप कहेंगे साम्प्रदायिक क्या होता है, तो वो हम आपको बता दें। जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो राजनीति है, पॉलिटी है, लेकिन वो कब बन जाएगा इतिहास, तो उसके लिए एक जनरेशन का गैप माना जाता है। क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन जो पॉलिटिकली एक्टिव होकर डिसीजन ले रहे हैं, उन डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस डिसीजन का क्या परिणाम है वो भी अभी सामने नहीं आया।
20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 लगता है। जैसे बड़ा एक सिंपल एग्जांपल, भारत में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं, पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं आपस में। अभी देखिए 1947 में हमने कहा कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक बनाएंगे, जितने भी मुसलमान हैं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रह ले, पर कुछ ने कहा नहीं हम अलग देश बनाएंगे, वो चले गए। इसके बावजूद भी हमने कहा कि जो भारत आना चाहते हैं आ जाए, जो भारत में ही रहना चाहते रहे, यहां कोई तकलीफ नहीं। और खुद यहां के जो जिनकी जितनी जैसी समझ थी या जिस सोच के साथ वो भारत में रह गए। लेकिन आज कुछ मुसलमान, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो जिहादी हिसाब किताब चल रहे हैं और उल्टे सीधे जो अपनी सोच बना के बैठे हैं, उसके चक्कर में हमारे युवा आ गए, बुजुर्ग आए, कुछ मुल्ला आ गए, सब आ गए। और वो जिस तरह से अपने आप को शो करते हैं कि मिल्लत फर्स्ट है, याद रखिएगा मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं आपको। ये अलग बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मतलब सबसे बड़ा संगठन धर्म होता है, उससे बड़ा नहीं। आज ईसाई एक धर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरे दुनिया में अपने ईसाइयों के काम करता है। ठीक वैसे ही अगर रसिया को देखें और यूक्रेन को, तो यूक्रेन जो है थिस्ट है, ईश्वर में विश्वास करता है और वो ईसा मसीह को मान के चलता है। समझिएगा हमारी बात। और पूरे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ये सब ऐसे ही हैं। पर ईसाई लड़ रहे हैं, ये तो आपको दिखता है, यूक्रेन और रसिया। लेकिन हकीकत है अन्य हकीकत के अलावे एक रिलीजियस, क्या मालूम है आपको? रसिया एक नास्तिक देश है। यहां पर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता। दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते वो रसिया में है। वहां चर्च को कोई पावर नहीं है। और याद रहे, यह भी एक बड़ी बात है इस लड़ाई के पीछे। और बाकी तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये सब तो है ही, युद्ध, वार, पैसा, इनकम, ये सब तो है ही। तो एक पॉइंट तो ये देख लिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन है। इस्लाम भी अपनी शक्ति कहां देखता है? मिल्लत में। मिल्लत वो किसको कहते हैं? पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उन्हें मुसलमान कहते हैं। जैसे हम सनातन को मानने वाले जनरली हिंदू कह देते हैं, सिंधु नदी को लेकर के। तो याद रखना है, वो उस इस्लाम को मानते हैं जो मिल्लत है उसको। जैसे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी सोवेरेनिटी कहां है? लास्ट सोवेरेनिटी कहां है? अंतिम संप्रभुता कहां बसती है? सरकार में, पार्लियामेंट में, या भारत के नागरिकों में? भारत के नागरिकों में। वी द पीपल इंडिया। ठीक वैसे वी द मुस्लिम, ये उनका सबसे बड़ा संगठन है। इसलिए वो किसी भी देश में रहेंगे जो कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो समय के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं है, या जो उतने नहीं पढ़े लिखे, या जो किसी के झांसे में आगे बरगला गए, ऐसे मुस्लिम कुरान की उन्हीं चीजों को लेकर चलते हैं। आज भी बदलाव जरूरी है। हम लोग भी बहुत बदल गए, उनमें भी बदलाव है, धीरे धीरे बदलेंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी देश की सीमा में वो रहेंगे, पर मानेंगे इस्लाम को ही, मानेंगे तुर्की को ही, मानेंगे सऊदी अरब को ही, मानेंगे दुबई को ही, मानेंगे इंडोनेशिया को ही, मानेंगे मलेशिया को ही, मानेंगे पाकिस्तान को ही। दिस इज द रियलिटी। तो इसीलिए बेटा बहुत सारे देशों में इस्लाम बड़े शांति से रहा। खुद इस्लामिक देश इतने शांति से जी रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहा है संजय दत्त आ जाओ, हमारे ही देश में बस जाओ। पता नहीं अब तुमको भी सजा होने वाली है। इससे पहले मान्यता को और दोनों बच्चों को ले लो, मेरे देश में आ जाओ। जी जनाब, संजय दत्त जा चुके हैं वहां पर परमानेंट सेटलमेंट के लिए। पूरी दुनिया से लोगों को बुला रहा है, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन और व्यापक कर रहा है भारत की तरह। पर कुछ लोग हैं कट्टर बने बैठे हैं। अरे आप ही का देश है, देश से प्यार करिए, धर्म से भी प्यार करिए। देश है, हर धर्म तो देश को प्यार करना सिखाता है। मोहम्मद साहब भी तो कह गए। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जो प्रथम जरूरत है, प्राथमिक जरूरत है, जो नेसेसिटी, वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। एक बात बताइए, रोटी कौन देती है? आसमान से आता है क्या? एलियंस लाकर देते हैं क्या?
यही धरती उगलती है। हम खेती ना भी करें तो इतने पेड़ पौधे ऑटोमेटिकली उगते हैं नेचुरल, उसके फल फूल से जड़ कंदमूल से हम अपना जीवन चला सकते हैं। और पानी इसी पे है, यही धरती देती है। कोई धर्म नहीं पानी देता, व्यवस्था बन जाती है तो पानी सप्लाई हो जाता है, लेकिन पानी तो इसी धरती पर है। तो बेटा जिंदा रहने के लिए, किसी भी मनुष्य की जिंदा रहने के लिए, किसी भी धर्म तक को जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान कौन देता है? ये धरती देती है। तो हमारे जीवन का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो किस पे निर्भर है? इस धरती पे, इस पृथ्वी पे। तो हमारी यूनिटाइजेशन जो होनी चाहिए, धर्म के आधार पर हम बटे या जमीन के उस टुकड़े के आधार पर बटे जहां से हमारी जिंदगी पनपती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, फलदायी होती है और अगले जनरेशन तक पहुंच जाती है। यह धरती है, इसलिए इसका कैरेक्टर मदर जैसा है, इसलिए धरती मां कहते हैं, नेचर मदर कहते हैं। तो बेटा यूनिटाइजेशन धरती के आधार पर हुआ है, तो ये यूनिटाइजेशन का क्या नाम है? देश, राष्ट्र नाम है। और हर राष्ट्र की एक फिजिकल बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री में ज्योग्राफिकल आधार पर, इकोनॉमिकल आधार पर जो हम ट्रेडिशंस, अपनी जीवनचर्या अपनाते हैं, उससे डेवलप होता है आर्ट, कल्चर, लिटरेचर। तो आर्ट एंड कल्चर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है जो हम तैयार कर देते हैं, और जो ज्योग्राफी है, जो नेचर है, जो क्लाइमेट है, वो प्राइमरी है। तो हम तो मानते हैं कि भैया आधुनिक युग का जो है तरीका जीने का, वो देश ही है। इससे और अगर आगे बढ़ना है तो हम वैश्विक सिटीजनशिप, वर्ल्ड सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक नागरिकता की पहल करें, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने किए, जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने किए। अगर उन दोनों को ध्यान में लेकर चलें तो वाकई में हम वैश्विक हो जाएंगे। अभी तो हम देश की सीमा में बटे हैं। तो देश ही सर्वोपरि है आज की तारीख में। इससे बेहतर कोई चीज ढूंढे नहीं मिल रहा है। हां, कल धर्म ऐसा बन जाए, इतना सोफिस्टिकेट हम लोग हो जाएं कि वही ग्लोबलाइज हो जाएगा, पर देश की सीमा अस्तित्व तो यही देगा ना। ये चीज है। मध्यम वर्ग का बैकबोन क्या है उसकी इकोनॉमी का? कभी सोचा आपने? वी द मिडिल क्लास इज व्हाट बैकबोन फॉर आवर लाइवलीहुड। हमारे जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा बैकबोन क्या मालूम है? एजुकेशन। एजुकेशन हमारा बैकबोन है, उसी से हमारी सारी कमाई होती है। मेन ऑक्यूपेशन जो हमारा होता है, उसके पीछे रीजन क्या? एजुकेशन। तो ये सारी बातें हमने आपके साथ बात की, शेयर की। हमने ये बताया कि कैसे इसे बांटा गया है। तो ऐसे ही जो है, आज से 50 साल पहले तक की जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाएं हैं वो प्रेजेंट है। लेकिन जैसे 50 साल पूरे हो गए तो फिर उसको रिलीज कर देते हैं क्रिटिक्स, राइटर को, हिस्टोरियन को, कि आप किसकी आलोचना करिए, अच्छा बुरा बताइए, और फिर इसका फीडबैक लीजिए हर तरफ से, और फिर इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दीजिए। तो 50 साल पीछे का चलता है। ऐसा हम एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में करते हैं। यूरोपीय देश, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं 30 इयर्स बिफोर की जो भी चीजें हैं वो दस्तावेज हिस्टोरियन को देते हैं। क्रिटिक्स करिए, इतिहास लिखिए। तो सपोज करिए कि हर साल देते हैं, नहीं, 10 साल इकट्ठा होने पर देते हैं। तो बेटा 2010 के बाद और मोदी जी के आने के बाद तो खास करके 2014 से 50 साल पहले जाइए, आपको 1964 लगभग दिखाई देगा। तो 1964 तक के इतिहास, यानी आजादी के 1947 से लेकर 64, 17 वर्ष के इतिहास को अब जो दस्तावेज हैं, जो पॉलिटिकल पन्ने हैं, सरकार के डिसीजन, हर मंत्रालय का, वो सब दे दिया गया। तभी तो इतनी सारी आलोचनाएं अभी जमकर आ रही हैं। किसकी? कांग्रेस की। किसकी? आप भी समझ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की। ये तमाम जो सामने आ रही हैं आलोचनाएं, इतिहास लिखा जा रहा है इसीलिए। फिर 2024 आएगा और फिर अगले 10 साल का इतिहास को फिर दे दिया जाएगा कि ये लो, ये भी लिख लो। पता चला 74 तक के इतिहास आ जाएंगे। तो ये चीजें चलती हैं। तो भारत में जो है 50 साल बैक, तो ये जो 50 साल बैक होता है
वो इतिहास होता है। लेकिन उसके आसपास का जो होता है उसको कहते हैं क्या? कंटेम्पररी हिस्ट्री। तो याद रखिएगा, भारत में कंटेम्पररी हिस्ट्री 1945, 50, 47 से लेकर के कब तक? 1991 तक है। वर्ल्ड में जो ये है वो भी 91 तक है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें कंटेम्पररी हिस्ट्री तो ऑब्वियसली हम यूएनओ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत से मान लेते हैं 1945 के या 1950 से लेके 1991 तक वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में कंटेम्पररी हिस्ट्री चल रहा है। तो 1950 जो भी है वो पूरी दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जाना जाएगा, और 1717 से पहले जो है हमारे लिए मिडाइवल है, और 647 से पहले एंशिएंट है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी टुमारो, उस पर हम बात करेंगे एडी, बीसी, एडी, कैलेंडर्स, कार्बन डेटिंग। ये आपका सेकेंड इंट्रोडक्टरी होगा, और हम सब का सीक्वेंस डाल देंगे ताकि जब वीडियो अपलोड हो या लाइव हो तो उसमें हो लिखा हुआ, टॉपिक लिखा होगा, डेट लिखा होगा, और टॉपिक के साथ क्लास नंबर होगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 या क्लास 1, क्लास 2 ये होगा, ताकि सीक्वेंस में आप कभी भी वीडियो देख सके। इन सब पे एक वीक में हम चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।